देखिए चैप्टर 11 हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और बेसिकली ये चैप्टर डेडिकेटेड है इस स्टडी को कि जैसे रेडिएशन के दो नेचर है, जैसे कि हम लोग लाइट को स्टडी करेंगे इन रे ऑप्टिक्स एंड इन वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में ये पता लगेगा कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये किसने बताया? ये न्यूटन ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन किया था और उसी के बेसिस पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ये सब फिनोमेनास को उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है जिसको हम लोग लाइट रे बोलते हैं या रे ऑफ लाइट बोल सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 10, उसमें हाइगेंस ने ये बताया, क्रिश्चियन हाइगेंस, उन्होंने ये बताया कि लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। और थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये एक्सप्लेन किया कि लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो इसी तरह से जो रेडिएशन है, लाइट जिसको हम लोग रेडिएशन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये दो तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलेगी, रेडिएशन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, इसके अलावा रेडिएशन वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगा। इसी तरह से मैटर के भी दो नेचर हो सकते हैं, क्योंकि अगर रेडिएशन को दो नेचर से एक्सप्लेन किया जा सकता है तो श्योरली मैटर को भी कितने नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? दो नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन लिखी थी E इज इक्वल टू mc², जो कि हमने न्यूक्लियर चैप्टर में स्टडी की थी। तो उस चैप्टर में ये सामने आया था कि मास ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी ही मास में कन्वर्ट होती है। तो जिसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि मैटर और एनर्जी दोनों बेसिकली एक ही चीज है। तो एनर्जी का ही एक टाइप है जिसको हम लोग मास बोल देते हैं। तो बेसिकली अगर मटेरियल के मास के चलने के, एनर्जी के चलने के दो पैटर्न है, अगर हम लोग उसको दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल कर सकती है, वो वेव की फॉर्म में भी ट्रेवल कर सकती है, तो इसी तरह से मैटर को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में कि मैटर जब चलेगा, मटेरियल पार्टिकल जब मूव करेगा तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। इसके अलावा उसका वेव नेचर भी हो सकता है, जो कि एक एक्सपेरिमेंट में ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। और डी ब्रॉगली ने, जिनको डी ब्रॉय भी बोला जाता है, तो डी ब्रॉय ने अपनी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर वेव्स के बारे में लिखा, कैलकुलेशंस करके बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो रेडिएशन के अगर दो नेचर हो सकते हैं तो मैटर के भी दो नेचर होंगे, उसको भी दो नेचर से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक नेचर तो आप लोग 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर हम लोग पार्टिकल को ये मान करके चलते हैं कि पार्टिकल को जब हम थ्रो करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। तो उसका मोशन, उसका डिस्प्लेसमेंट, इसके अलावा उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन और मोमेंटम, वो कितना फोर्स अप्लाई करेगा जब वो कोलिजन करेगा, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, तो वो सब कुछ किस बेसिस पे लिखा गया है कि जो मैटर है, जो मेटेरियल पार्टिकल है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ओके, अब इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली बात हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ फिनोमेनास के बारे में, जिससे ये पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे इजेक्ट आउट होते हैं। तो हेनरिच हर्ट्ज, जिनके नाम पर वाइब्रेशन की यूनिट बनाई गई है, वाइब्रेशंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं? ऑसिलेशंस को हम लोग मेजर करते हैं हर्ट्ज में, कि एक सेकंड में कोई पार्टिकल जितने वाइब्रेशंस करता है, दैट इज कॉल्ड हर्ट्ज, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी यूनिट हर्ट्ज है। तो वही हर्ट्ज जो है, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उनका एक्सपेरिमेंट ये था कि उनके पास एक इस तरह का रिंग था, जिस रिंग के ऊपर दो मेटल के इस तरह से बॉल्स थे। अब इन्होंने इस पर क्या किया? रेडिएशन को इंसिडेंट किया। वो जो रेडिएशन था वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन था। सो दीज आर द यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेज को जैसे ही वो इजेक्ट करते थे तो यहाँ से उनको स्पार्किंग दिखाई देती थी। सामने वाला जो मेटल का बॉल है उसको पॉजिटिवली चार्ज किया गया था, और यहाँ पर जैसे ही रेडिएशन डालते हैं तो यहाँ से कोई पार्टिकल निकलता है और जाकर के सामने वाली बॉल को हिट करता है। इसका मतलब यहाँ से कोई पार्टिकल निकला और सामने जाकर के हिट किया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुई? इस पॉजिटिव प्लेट पर स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये मेटल के बॉल्स को लेकर के इन्होंने कुछ डिटेक्टर बनाए थे, कुछ ट्रांसमीटर्स बनाए थे, जिससे इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन भी किया था। तो बेसिकली देखने वाली बात ये थी कि हेनरिच हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में स्पार्किंग हो रही थी, तो स्पार्किंग का पता लगाना है। इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है वो हॉलबैक्स और लिनार्ड ने किया था।
हॉलबेक्स, पूरा नाम है विल्हेम हॉलबेक्स एंड फिलिप लिनार्ड। तो हॉलबेक और लिनार्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हेनरी हर्ट्ज का भी यही एक्सपेरिमेंट था। मेटल के ऊपर जब लाइट को इंसिडेंट किया जाता है या रेडिएशन को इंसिडेंट किया जाता है तो पार्टिकल्स इजेक्ट आउट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हॉलबेक लिनार्ड ने भी इसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये देखा कि मेटल सरफेस पर जब लाइट को इंसिडेंट किया जाता है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी की लाइट को, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो सकते हैं उस मेटल के अंदर से, एंड दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है। इसके अलावा जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में बताया था। और किसकी डिस्कवरी की थी? कैथोड रेज। कैथोड से जो पार्टिकल्स निकल करके आ रहे थे उनको कैथोड रेज नाम दिया गया। और कैथोड रेज के अंदर किस तरह के पार्टिकल थे? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इसके लिए उन्होंने एक ट्यूब का यूज किया था, इवैक्यूएटेड ट्यूब, गैस डिस्चार्ज ट्यूब ऐसा भी बोल सकते हैं इसमें। तो अभी ये इवैक्यूएटेड है, मतलब इसके अंदर किसी भी तरह के कोई पार्टिकल्स नहीं है, कोई गैस फील्ड नहीं है। और इसके दोनों एंड्स के बीच में हमने एक हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई। हाई वोल्टेज की बैटरी लगा करके स्विच इसमें लगा दिया। और यहाँ पर ये जो वोल्टेज है ये फॉर एग्जांपल 10,000 वोल्ट है। और ये जो टर्मिनल होगा, दिस एंड इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस टर्मिनल इज पॉजिटिवली चार्ज, सो दिस इज एनोड एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट। और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट को क्या बोला जाता है? कैथोड बोला जाता है। अब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। वैसे ये ओपन सर्किट है, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में बहुत सारा गैप है, तो ये ओपन सर्किट है, इसमें करंट नहीं फ्लो होना चाहिए। लेकिन हमने इतना ज्यादा हाई पोटेंशियल लगा रखा है कि कुछ पार्टिकल्स निकल करके आएंगे। वो पार्टिकल्स कहाँ से निकल करके आएंगे? तो आंसर है इस मेटल की प्लेट से निकल करके आएंगे, जिसका हमने क्या नाम रखा हुआ है? कैथोड। तो कैथोड से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं और वो किस तरफ ट्रेवल करते हैं? पॉजिटिव प्लेट की तरफ ट्रेवल करते हैं। और ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये ओपन नहीं है, इसके चारों तरफ ग्लास फील्ड है। इसके चारों तरफ भी क्या है? ग्लास फील्ड है। ये ग्लास के अंदर ये प्लेट है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट की तरफ आते हैं तो इस ग्लास से टकराते हैं। टकराने पर ये जो ग्लास है ये क्या करना शुरू कर देता है? ये ग्लो करना शुरू कर देता है। तो आपको ये जो ग्लास है पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है वो ग्लोइंग दिखेगा। और ग्लोइंग दिखने का मतलब है कि जरूर इसके साथ आकर के कोई पार्टिकल कोलाइड कर रहे होंगे, जिसकी वजह से ये ग्लो कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो प्लेट है जिससे कुछ पार्टिकल्स निकल करके आ रहे हैं, ये श्योरली किस तरह के पार्टिकल्स होंगे? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे, क्योंकि ये किस तरफ जा रहे हैं? पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, जिसको हमने एनोड बोला है। तो ये एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। और कहाँ से आ रहे हैं? नेगेटिवली चार्ज प्लेट से आ रहे हैं। तो नेगेटिव प्लेट से जो पार्टिकल आ रहा है, मतलब कैथोड से जो पार्टिकल्स आ रहे थे उनको क्या बोला गया? उनको कैथोड रेज बोला गया। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी को बताया था कि छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में भी क्या सामने आ रहा है कि मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है। इजेक्शन मतलब बाहर निकलना, मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आ जाना, या इसको क्या बोला जा सकता है? एमिशन भी बोला जा सकता है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी जो भी मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स बता रहा हूं, जैसे कि हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया, हॉलबेक्स और लेनार्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, सब एक्सपेरिमेंट में मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। सब एक्सपेरिमेंट्स के अंदर मेटल के सरफेस से क्या बाहर आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है मेटल के सरफेस से, जब हम उसके ऊपर किसी भी तरह का रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, तो ये जो फिनोमेना होता है इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हेन a radiation of certain frequency is incident on a metal surface, then the electrons from the metal surface are ejected out. तब उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। दिस फिनोमेनन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस पूरे चैप्टर के अंदर हॉलबेक्स और लिनार्ड का एक्सपेरिमेंट होगा सबसे पहले, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है। फिर आइंस्टाइन भी इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन किस थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन करेंगे? तो आंसर है फोटोन थ्योरी। लाइट के लिए हमारे पास 3-4 थ्योरीज हैं। सबसे पहली थ्योरी है रे थ्योरी। रे थ्योरी के अंदर ये है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, रेज की फॉर्म में ट्रेवल करती है। इसके बाद में दूसरी जो थ्योरी है वो है वेव थ्योरी।
इसका मतलब जो लाइट है उसका वेव नेचर भी होता है, वो वेव की फॉर्म में भी ट्रेवल कर सकती है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि लाइट्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रे थ्योरी से, वेव थ्योरी से, मतलब कि रे नेचर से और वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन और मैक्स प्लांक ने एक थ्योरी दी थी, दैट थ्योरी विल बी ऑफ फोटोन। मतलब लाइट एनर्जी पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है और उन एनर्जी पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है, वो जो एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं उनको फोटोन बोलते हैं। और फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है। रेस्ट मास जीरो होने का मतलब है कि फोटोन जब रुक जाएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास कोई भी सोर्स है, ये मेरे पास एक सोडियम लैंप है, सोडियम लैंप से जो है लाइट एमिट होगी, और इस सोडियम लैंप से क्या निकलेंगे, फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे। तो फोटोन का क्रिएशन भी हो सकता है। और सामने हमने एक मेटल का सरफेस रखा हुआ है, तो ये फोटोन चल करके जाएंगे, कितनी स्पीड से ट्रेवल करेंगे वैक्यूम में, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी हाई स्पीड से ट्रेवल करते हैं। तो ये फोटोन जाकर के इस मेटल के सरफेस को हिट करेगा, और जहां पर ये फोटोन जाकर के टकराएगा वहां पर ये फोटोन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और सोर्स से क्या होगा, ये मेटल का क्रिएशन होगा। सोर्स से मेटल का क्रिएशन, सोर्स से ये फोटोन का क्रिएशन होगा, और ये फोटोन जो है मेटल सरफेस को हिट करके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर फोटोन क्रिएट भी हो सकते हैं, फोटोन डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। तो फोटोन का कंजर्वेशन नहीं होता, फोटोन क्रिएट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इसमें एनर्जी कंजर्व रहेगी। मान लीजिए ये सोर्स से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर के चला था, तो जिस भी मेटल सरफेस पर जाकर के टकराएगा वहां पर कितनी एनर्जी को रिलीज कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वो एनर्जी कौन गेन कर लेगा, वो एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आंसर है मेटल सरफेस। तो फोटॉन्स को क्रिएट भी किया जा सकता है, फोटोन क्रिएट भी होते हैं, डिस्ट्रॉय भी होते हैं, लेकिन एनर्जी कंजर्व रहती है। एनर्जी ना क्रिएट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चली थी और मेटल सरफेस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पहुंच गई विद द हेल्प ऑफ द फोटोन विच इज ट्रेवलिंग एट ए वेरी हाई स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। तो ये फोटोन थ्योरी दी थी आइंस्टाइन ने, मैक्स प्लांक और आइंस्टाइन। मैक्स प्लांक ने एक फॉर्मूला भी दिया था कि फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, उस एनर्जी को किससे लिखा जाता है, E is equal to h nu। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी ही ज्यादा कैरी करेगा फोटोन। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ये इसकी वैल्यू है। ये चैप्टर के आगे के टॉपिक्स है, अभी हम लोग चैप्टर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, फाई नॉट से लिखते हैं। वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई भी मेटल का सरफेस है, अब इस मेटल के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमें पता है कि मेटल की आउटर ऑर्बिट्स के अंदर कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे फ्री हो जाते हैं। तो इस मेटल सरफेस के अंदर क्या होगा, इस मेटल के लैटिस के अंदर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली ऐसा रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर ऐसा मूव कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट किया। लाइट को इंसिडेंट किया, वो जो रेडिएशन था जो इस मेटल सरफेस के ऊपर हम इंसिडेंट कर रहे हैं, वो कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कैरी करते हैं, जो कि इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, इन दिस डायरेक्शन। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को गेन करता है, हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर आ जाता है, और ये जो फिनोमेना है इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये बाहर आ रहा है, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, वर्क फंक्शन। So work function is the energy which is required by the electron which is on the surface of the metal। जो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पर है, उस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए इस सरफेस से बाहर आने के लिए, that energy is called work function। ओके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर के बाहर आ रहा है, तो हमने बोला कि इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर क्यों नहीं आ सकते? इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं, 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ये इनकी स्पीड रहती है मेटल के सरफेस के अंदर, मेटल के अंदर। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं, इतनी हाई वेलोसिटी से अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन हाई वेलोसिटी से चलता हुआ मेटल के सरफेस से बाहर भी आ सकते हैं। ऐसा होता भी है, ये मेटल के सरफेस की तरफ बाहर जाते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से बाहर जाएगा तो ये बॉडी कैसा बिहेव करेगी? ये बॉडी बिहेव करेगी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरह, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को छोड़ करके जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी मेटल के अंदर, और अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी मेटल के अंदर तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को फिर से अट्रैक्ट करेगा और ये मेटल सरफेस के अंदर फिर से चला जाएगा। तो यहाँ पर एक बैरियर है, उस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, और वो जो बैरियर है उसको क्रॉस करने के लिए जितनी एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे, जो वर्क हम करेंगे, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ओके, कुछ मेटल्स हैं जिनके वर्क फंक्शन एनसीईआरटी बुक में गिवन है, जैसे सीजियम का वर्क फंक्शन दे रखा है 2.14, प्लेटिनम का वर्क फंक्शन दे रखा है 5.65, सीजियम CS से लिखते हैं इसको, सीजियम का जो वर्क फंक्शन है दैट इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड वर्क फंक्शन ऑफ प्लेटिनम विच इज द मैक्सिमम 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका वर्क फंक्शन है। ओके, इसका मतलब सीजियम मेटल के सरफेस से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको कम से कम इतनी एनर्जी का फोटोन चाहिए होगा, कम से कम इस एनर्जी का फोटोन चाहिए होगा। अगर इससे कम एनर्जी का होगा तो इजेक्शन नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं प्लेटिनम का, प्लेटिनम का वर्क फंक्शन है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे पहले एक और बात समझिए, जैसे कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन सरफेस पर पड़ा है, मेटल के सरफेस पर, और एक इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी प्रोवाइड की, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गेन करता है, और जैसे ही इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती है तो ये इस अट्रैक्शन फोर्स के बैरियर को क्रॉस करके मेटल के सरफेस से बाहर चला जाता है और इस इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाता है। सो दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल सरफेस, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है। अब आपने क्या किया, आपने एनर्जी और बढ़ा दी, एनर्जी और बढ़ा दी, तो आपने ये देखा कि अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के सरफेस तक आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर से इस मेटल के सरफेस तक पहुंचने में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और मेटल के सरफेस पर आने के बाद फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेते हैं और मेटल के सरफेस से बाहर आ जाता है। तो इसका वर्क फंक्शन क्या होगा, वर्क फंक्शन इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में जो वर्क किया जा रहा है उसको हम वर्क फंक्शन में काउंट नहीं करेंगे। वर्क फंक्शन में सिर्फ किसको काउंट करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन कहां पर थे, जो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पर थे। तो जो एमिशन होगा वो मेटल के सरफेस के एमिशन की बात की जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर निकलने में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ओके, अब जैसे ये एग्जांपल है प्लेटिनम का 5.65, दिस इज द प्लेटिनम मेटल, और इस मेटल के सरफेस पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें बाहर निकालना। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करने के लिए हमने इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट की। लाइट इसका मतलब ये कौन से रेंज में आएगी, ये विबग्योर रेंज में आएगी, मतलब कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर रेड कलर की लाइट को इंसिडेंट किया, तो रेड कलर की लाइट को जब मैं इंसिडेंट करता हूं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आते, क्योंकि रेड कलर की जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उन फोटॉन्स की एनर्जी भी कम होगी। फॉर एग्जांपल ये जो फोटॉन थे ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन आता है हम, और इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर जाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी से, रेड कलर की लाइट से, मतलब इस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट नहीं किया जा सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपने बल्ब लगा रखा था उसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर जो सोर्स लगा रखा था उसको चेंज करना पड़ेगा। अब जो सोर्स है वो हम लोग यूज करेंगे अल्ट्रावायलेट रेज का।
तो यहाँ पर मैंने एक सोर्स लगाया अल्ट्रावायलेट रेज। तो जब मैं अल्ट्रावायलेट रेज का सोर्स लगाता हूँ तो यहाँ से फोटोन आते हैं, और वो जो फोटोन आते हैं वो फोटोन अप्रोक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के। अगर वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के हैं तो क्या होगा, अब यहाँ पर इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है उस इलेक्ट्रॉन को मिलेंगे 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रही है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में से 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो खर्च हो जाएगी इस सरफेस से बाहर आने में। बाकी एनर्जी का क्या होगा, बाकी जो एनर्जी है इसके अंदर 35 एनर्जी, वो 35 0.35 ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेगा कितनी एनर्जी से, 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से। तो टोटल एनर्जी इसको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रही थी। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मेटल के सरफेस से बाहर आने में खर्च हो गए। बाकी के जो 0.35 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचे, एनर्जी बची, उस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और वो उसकी कौन सी एनर्जी हो जाएगी, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। ओके, टोटल एनर्जी देख लीजिए कितनी हो जाएगी, 5.65, 0.35, 0, 0 एंड दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये टोटल एनर्जी इतनी कंज्यूम कर रहा है। तो अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी दी जाएगी, वर्क फंक्शन से, जैसे वर्क फंक्शन 5.65 था, हमने फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट किए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो अगर आप ज्यादा एनर्जी के फोटोन इंसिडेंट करोगे तो थोड़ी एनर्जी तो वर्क फंक्शन में खर्च हो जाएगी, और बाकी की जो एनर्जी बचेगी उस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन की क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज द वर्क फंक्शन। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो एनर्जी है जिसको हम लोग वर्क फंक्शन बोल रहे हैं, ये एनर्जी हम मेटल को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए जो वर्क फंक्शन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा उसके 3 मेथड है, 3 मेथड्स। सबसे पहला आएगा थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन का मतलब है कि आप मेटल को गर्म कर दीजिए, तब उसके इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी हीट एनर्जी आ जाएगी कि वो उस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करते हुए मेटल के सरफेस से बाहर आ जाएंगे। सो द फर्स्ट मेथड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो यहां पर हम लोग क्या करवाने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यहां पर हम लोग करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन करवाने के लिए सबसे पहला मेथड है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन मतलब कि आपको मेटल को थर्मल एनर्जी देनी है। थर्मल एनर्जी का मतलब है कि आपको उस मेटल सरफेस को हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेटल लेंगे और मेटल को क्या करना शुरू कर देंगे, हीटअप करना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी कि वो इस मेटल के सरफेस से बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो एमिशन होगा इसको क्या बोला जाएगा, इसको थर्मियोनिक एमिशन बोला जाएगा। और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उनको थर्मल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस से बाहर आने वाले हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होने वाला है, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमने किससे रिलीज करवाए, हीट एनर्जी से। मेटल को गर्म कर दिया, गर्म करके भी हम लोग उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है वो हम लोग एक और मेथड से कर सकते हैं। वो मेथड होगा फील्ड एमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस रेंज का होगा, 10 to the power 8 वोल्ट पर मीटर। तो 10 to the power 8 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ऐसा करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, मेटल के एक पॉजिटिव प्लेट का यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये मेटल का सरफेस है जिसके सरफेस पर कुछ इलेक्ट्रॉन पड़े, और ये जो मेटल है
इसके जस्ट ऊपर हमने एक प्लेट लगा दी, वो जो प्लेट है वो स्ट्रांगली पॉजिटिवली चार्ज है और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही है, 10⁸ वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही है। तो इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन इलेक्ट्रॉनों पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये इस मेटल के सरफेस से बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि हमने किसमें पढ़ा था, कैथोड रे ट्यूब सीआरटी, जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की तरफ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने हाई वोल्टेज अप्लाई कर रखा था और जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो 10⁸ वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड था अप्रोक्सीमेटली। तो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से इजेक्ट आउट होंगे, बाहर होंगे, इनका एमिशन होगा और वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ दौड़ करके जाएंगे। तो ये जो एमिशन है, इस एमिशन को फील्ड एमिशन बोलते हैं। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे उनको क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा फील्ड इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रोसेस से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फील्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। और ये फील्ड इलेक्ट्रॉन के कारण आपको स्पार्क दिखाई देगी। इस मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिव प्लेट पर जाकर के स्ट्राइक करेगा और जैसे स्ट्राइक करेगा तो आपको क्या दिखाई देगी, स्पार्किंग दिखाई देगी। सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ एमिशन। थर्ड एमिशन हम लोग कर सकते हैं रेडिएशन के थ्रू, और रेडिएशन के थ्रू जो एमिशन होगा उसको बोला जाएगा फोटो एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो एमिशन भी बोल सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है इसी पर बेस्ड है हमारा चैप्टर, ये जो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है। तो स्टार्टिंग के जो भी टॉपिक्स होंगे वो सब इसी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि आप मेटल के सरफेस का यूज करेंगे, उस मेटल के सरफेस का कुछ वर्क फंक्शन होगा और इस पर हम लोग क्या इंसिडेंट करेंगे, इस पर हम लोग रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे। वो जो रेडिएशन है वो एक्चुअल में क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो उनको इंसिडेंट किया जाएगा, या आप बोल सकते हैं कि वो फोटॉन्स हैं जो सोर्स से रिलीज होंगे। ये वेव नेचर के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं और ये पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि जो लाइट होती है उसका पार्टिकल नेचर होता है, वो पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल करती है और उन एनर्जी पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो जब हम इस पे रेडिएशन को इंसिडेंट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंसिडेंट करेंगे, तो यहाँ पर सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस मेटल सरफेस पर, वो इस एनर्जी को गेन करके इस मेटल के सरफेस से बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह का जो एमिशन होगा उसको बोला जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो मतलब लाइट, तो हम लोग यहाँ पर लाइट इंसिडेंट करके इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करेंगे और इससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये तीसरा मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में इलेक्ट्रॉन एमिशन के ये 3 मेथड्स गिवन है। इसके बाद में जो आएगा वो आएगा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है वो सबसे पहले किसने किया, ऑल्वेक्स और लिनार्ड। तो इनके एक्सपेरिमेंट की कल हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या पॉइंट्स है और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। फिर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम लोग रिजल्ट्स डिसाइड करेंगे, फिर रिजल्ट के बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, वेव नेचर से एक्सप्लेन किया जा सकता है या पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसमें ये सामने आएगा कि ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट, उसको फोटोन थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, थैंक यू सो मच। तो कल हम लोग डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑल्वेक्स एंड लिनार्ड एक्सपेरिमेंट।